हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम अपनी उपन्यास की जो सीरीज चल रही है उसमें पढ़ रहे हैं प्रेमचंद्र युग के जो उपन्यासकार है वो, और उसमें भी हमने इससे पहले की जो क्लास थी उसमें मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यासकार है वो कर लिए थे। आज हम करेंगे सामाजिक यथार्थवादी जो उपन्यासकार है वो और उनके जो उपन्यास। तो आज हम पढ़ेंगे सामाजिक यथार्थवादी जो उपन्यासकार है वो और उनके उपन्यास। इस धारा के लेखक किसी भी विचारधारा के मोह से बचते हुए अपनी स्वतंत्र दृष्टि से समाज एवं व्यक्ति की समस्या का इन्होंने सूक्ष्म अंकन किया है कि ये जो सामाजिक यथार्थवादी जो कवि थे, ये किसी भी विचार कोई भी विचारधारा चल रही थी उससे बच के उन्होंने जो समाज के अपनी दृष्टि से समाज में जो देखा जो समझा उन्हीं समस्याओं का इन्होंने अपने उपन्यास में वर्णन किया है। ठीक है, आगे है कि इस धारा के उपन्यासों की बड़ी विशेषता यह है कि यह न तो प्रगतिवादी जो उपन्यासकार थे उनकी तरह समाज को अधिक बेहतर देते हैं, और न ही जो मनोवैज्ञानिक जो उपन्यासकार थे उनकी तरह व्यक्ति और जो समाज है उन दोनों को जोड़कर देखते हैं। और उनके उपन्यास में समाज और व्यक्ति को समान स्थान दिया गया है और उन्हीं का अंकन इन्होंने अपने उपन्यास में किया है। तो इसमें जो सबसे पहले जो उपन्यासकार आते हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर, जिनका समय है 1912 से 2009 ईस्वी तक। और विष्णु प्रभाकर के उपन्यास हैं ढलती रात 1951, निशिकांत 1955, तट के बंधन 1955, सौपन मई 1956, दर्पण का व्यक्ति 1968, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992। उसके बाद आता है संकल्प 1993, सौपन 2014, संस्कार 2014। उसके बाद है इनकी जो कथा वस्तु है वो कि विष्णु प्रभाकर का जो उपन्यास है निशिकांत, उनके पहले उपन्यास ढलती जो रात जो उपन्यास है उसका इन्होंने पुनर्लिखित रूप है निशिकांत। ढलती रात जो उपन्यास है उसका पुनर्लिखित रूप है निशिकांत। अगला है ढलती रात जो उपन्यास है उसमें इन्होंने ब्रिटिश भारत के सन 1920 से 1936 ईस्वी तक की जो सामाजिक राजनीतिक जो स्थितियाँ थी उसका चित्रण किया है इन्होंने ढलती रात उपन्यास में। 1920 से लेकर 1936 के बीच में जितनी भी राजनीतिक जो परिस्थितियाँ थी उन सब का अंकन किया है इसमें। उसके बाद है इनका जो उपन्यास है तट के बंधन उपन्यास में प्रेम एवं विवाह तथा नारी समस्याओं को केंद्र में रखकर लिखा गया था कि जो प्रेम विवाह होता है या जो नारी समस्या होती है उन सब का चित्रण किया है इसमें तट के बंधन उपन्यास में। उसके बाद ये अगला इनका उपन्यास है अर्धनारीश्वर। इनका जो उपन्यास है इसमें उन्होंने स्त्री का जो शोषण होता है, बलात्कार ये होता है, जो यातनाएं होती है उसका वर्णन किया गया है, और स्त्री पुरुष के जो संबंधों की जो जटिलता होती है उसका भी अंकन किया है इसमें। उसके बाद अगले जो आते हैं उपन्यासकार वो हैं उदय शंकर भट्ट, जिनका समय है 1898 से 1966 ईस्वी तक। इनके उपन्यास है नई मोड़ 1954, सागर लहरें और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष अशेष 1960, दो अध्याय 1963। तो इनकी जो कथा वस्तु है इनके उपन्यासों की उदय शंकर भट्ट के वो देखते हैं कि उदय शंकर भट्ट का जो उपन्यासकार है सागर लहरें और मनुष्य को कई विद्वानों ने आंचलिक उपन्यास माना है। अब इसमें जो वर्सोवा के जो मछुआरे होते हैं उसकी जिंदगी का इन्होंने यथार्थ चित्रण किया है, किसमें सागर लहरें और मनुष्य में। ये बहुत बार आता है कि वर्सोवा के जो मछुआरे हैं उनकी जो जिंदगी का वर्णन है किस उपन्यास में मिलता है, तो किस में मिलता है, सागर लहरें और मनुष्य में। वो अगला है इनका जो उपन्यास है लोक परलोक में ग्रामीण जीवन पर जो आधुनिक सभ्यता के जो बढ़ता प्रभाव है उसका चित्रण किया है लोक परलोक में। अगला है शेष अशेष।
में जो साधु सन्यासी होते हैं, उनके जो पाखंड होते हैं, उसका चित्रण किया है इसमें शेष अशेष में। अगले आते हैं उपेंद्रनाथ अस्त, जिनका समय है 1910 से लेके 1996 ईस्वी तक। इनका पहला उपन्यास है सितारों के खेल 1940, गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आंखें 1955, गरम राख 1957, पत्थर अलपत्थर 1957, शहर में घूमता आईना 1963, एक रात का नाटक 1968, एक नन्ही कंदील 1969, बांधो नए नाव स्ठाव 1974, निमिषा 1974, पलटती धार 1997। ये हैं उपेंद्रनाथ अस्त के उपन्यास। उसके बाद आते हैं अमृतलाल नागर, जिनका समय है 1916 से लेके 1960 ईस्वी तक। इनके उपन्यास है महाकाल 1947, सेठ बाकीलाल 1955, बूंद और समुंदर 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एक दाने मिसराय ने मिसरणे 1972। अगला है मानस का हंस 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नैन 1981, बिखरे मोती 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़िया 1990। आगे जिनकी जो उपन्यासों की जो कथा वस्तु है वो देखते हैं कि अमृतलाल नागर हैं, उन्होंने 3 प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। एक है सामाजिक उपन्यासकार, सामाजिक राजनैतिक। उपन्यासों के परिवर्तन में इनकी पृष्ठभूमि 1901 सामाजिक व्याख्या के उपन्यास, दूसरा सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन के उपन्यास जिनकी पृष्ठभूमि थी 1850 से लेकर 1950 तक के जो होते हैं वो, और तीसरे आते हैं ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास। उसके बाद अगला है इनका जो अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है महाकाल। उस उपन्यास में इन्होंने बंगाल के अकाल की जो त्रासदी है उसका चित्रण किया है। अगला इनका उपन्यास है समुद्र और बूंद। इस उपन्यास में इन्होंने देश के मध्यवर्गीय नागरिक जो समाज का जो गुण और दोष भरा जो चित्र होता है वो के उपन्यास की भूमिका में इन्होंने क्योंकि जो भूमिका है उसको देश के मध्यवर्गीय नागरिक समाज का गुण दोष भरा चित्र कहा है। अगला है बूंद और समुद्र। उपन्यास में व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों का विश्वसनीय चित्रण किया है इसने। इसमें बूंद और समुद्र में व्यक्ति और समाज के मध्य जो संबंध होता है उसका चित्रण किया है। अगला है गोपाल राय ने बूंद और समुद्र को महाकाव्यात्मक आयाम का उपन्यास कहा है। महाकाव्यात्मक उपन्यास का आयाम किस उपन्यास को कहा है? बूंद और समुद्र को किसने कहा है? गोपाल राय ने। अगला है सात घूंघट वाला मुखड़ा। उपन्यास में के केंद्र में बेगम शमूर का चरित्र है। अगला है मानस का हंस तथा खंजर नैन। मानस का जो हंस है वो है तुलसीदास के जीवन पर आधारित, तो जो खंजर नैन है वो सूरदास के जीवन पर आधारित है। और अगला है इनका जो पीढ़िया जो उपन्यास है वह करवट का अगला चरण है। ठीक है, इनका जो उपन्यास है करवट उसका अगला चरण है पीढ़िया। उसके बाद अगले आते हैं भीष्म साहनी, जिसका समय है 1915 से लेकर 2003 ईस्वी तक। ठीक है, इनके उपन्यास हैं झरोखा 1967, कड़िया 1970, तमस 1973, बसंती 1980, म्यानदास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 और जय हिंद की सेना 2010। भीष्म साहनी सामाजिक यथार्थबोध के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं।
कि जो भीष्म सानी है उनमें सामाजिक यथार्थ है। और अगला है झरोखे उपन्यास में एक बच्चे के माध्यम से आर्य समाजी परिवार की संस्कारगत जड़ता का विश्लेषण एवं उनके प्रति विद्रोह की प्रेरणा है। ठीक है, कि जो झरोखे उपन्यास है उसमें उन्होंने एक बच्चे के माध्यम से आर्य जो समाज परिवार है उसकी जो संस्कारगत जो जड़ता होती है उसको दिखाया गया है। अगला है कड़ियाँ। इसमें के विपरीत संस्कार वाले मध्य वर्गीय पति पत्नी की जीवन की कथा वर्णित है। ठीक है, कड़ियों में कड़ियाँ है, इसमें दिखाया गया है कि विपरीत जो संस्कार मिलते हैं वाले मध्य वर्गीय पति पत्नी का जीवन। अगला है बसंती। इसमें महानगर दिल्ली में राजस्थान के अप्रवासियों की झुग्गी बस्ती में रहने वाली एक भावुक लड़की बसंती की कहानी है। कि झुग्गी बस्ती में रहने वाली एक भावुक लड़की की कहानी है इसमें बसंती में, जिसका नाम है बसंती। उस लड़की का नाम ही बसंती है। अगला है तमस। इनका जो उपन्यास है तमस, ये हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है और इस पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। यह जो उपन्यास है ये इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है और इसमें उन्होंने 1947 ईस्वी से के मार्च अप्रैल में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित उपन्यास है, जिसमें लाहौर के जो आसपास है उसके में 5 दिनों की कहानी वर्णित है बस। ठीक है, मार्च से अप्रैल तक में जो पंजाब में जो दंगे हुए थे उन सब का। अगला है नीलू नीलिमा नीलोफर में हिंदू मुस्लिम युवक युवती के जो नीलू नीलिमा और जो नीलोफर है उसमें हिंदू मुस्लिम युवक युवतियों के प्रेम संबंध की कथा है इसमें। अगला है कुंती। कुंती उपन्यास जो है इसमें इन्होंने नारी जाति की पराधीनता का अंकन किया है। अगले जो उपन्यासकार हैं वो है अमरकांत, जिनका समय है 1925 से लेकर 2014 ईस्वी तक। इनके उपन्यास हैं सूखा पत्ता 1959, ग्राम सेविका 1962, आकाश पक्षी 1967, काले उजेद दिन 1969, बीच की दीवार 1981, सुखजीवी 1982, सुंदर पांडे की पतोह और खुदीराम। अगला उपन्यास है इन्हीं हथियारों से 2003। काले उजाले दिन जो इनका उपन्यास है उसमें परिवार में माता की जो उपस्थिति से नायक के व्यक्तित्व का विघटन दिखाया गया है। अगला है इनका जो उपन्यास है बीच की दीवार। इसमें एक स्त्री के अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कहानी कही गई है। अगला है इन्हीं हथियारों से, अमरकांत का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। इसमें जो नायक है वह बलिया जनपद है। इस उपन्यास में भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक बलिया के सामाजिक जीवन का चित्रण किया गया है। इन्हीं हथियारों से उपन्यास में इसका नायक है बलिया। किसी भी उपन्यास कहानी नाटक का जो पात्र होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो हमें याद रखना चाहिए क्योंकि पात्र से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला है इन्हीं हथियारों से जो इनका जो उपन्यास है इस पर इन्हें 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अमरकांत को। और इन्हें श्रीलाल शुक्ल के साथ 2009 में जो संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ जो पुरस्कार दिया गया था वो भी इन्हें मिला था। तो ये थे हमारे सामाजिक यथार्थवादी जो उपन्यासकार है वो। तो इससे आगे हम हमारी जो उपन्यास की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू रखेंगे और पूरा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।